मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा लवण के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं अम्ल के बारे में एवं क्षार के बारे में। तो अम्ल और क्षार से हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब चलिए आज शुरू करते हैं लवण के बारे में कि लवण क्या है। सबसे पहले तो लवण को यदि परिभाषित करना चाहें, बताना चाहें, तो लवण ऐसे यौगिक हैं जो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के धातुओं के द्वारा विस्थापित होने से बनते हैं। लवण कैसे यौगिक हैं जो अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं के धातुओं के द्वारा विस्थापित होने से बनते हैं। जैसे ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कौन करे? कोई धातु जब करता है, जब कोई धातु करता है तो ये कहलाता है, ये देखिए, ये यदि धातु कर दे मतलब H हट जाए यहां से और H की जगह पे कौन आ जाए, कोई धातु आ जाए, जैसे यहाँ इस मामले में Na है, तो ये कहलाएगा, ये Na यहाँ आ गया तो बन गया NaCl, और ये NaCl जो है ये लवण कहलाता है। तो इस तरीके से लवण का निर्माण होता है। दूसरी चीज, जब हम लोग अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बार बार एक अभिक्रिया आ रही थी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब अम्ल एवं क्षार दोनों मिलते हैं आपस में और आपस में मिलकर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लवण का निर्माण कैसे होता है, जब अम्ल एवं क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो अम्ल एवं क्षार की क्रिया के फलस्वरूप उदासीनीकरण की क्रिया में जो जल के साथ एक दूसरा यौगिक बनता है वो कहलाता है लवण। अब लवण के नाम में दो भाग होते हैं, इसको अच्छे से देखिए। लवण के नाम में जो साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, उनके नाम के दो भाग होते हैं। जैसे ये साल्ट है NaCl, तो NaCl के नाम में दो भाग होते हैं। ये देखिए, पहला भाग क्षार से प्राप्त होता है। ये जो Na है, पहला भाग हमेशा ये हमको कहां से प्राप्त होगा, क्षार से प्राप्त होगा। ये जो प्लस है ये कहां से प्राप्त होगा, क्षार से प्राप्त होगा। ये क्षार कहां है, ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl अम्ल था और NaOH क्षार था। तो साल्ट का, लवण का जो पहला भाग होता है वो हमेशा क्षार से प्राप्त होता है। Na कहां से मिल रहा है हमको, क्षार से मिल रहा है। और Cl दूसरा भाग जो है वो कहां से मिलता है हमको, अम्ल से प्राप्त होता है। Na क्षार से, मतलब जो पहला भाग है वो क्षार से प्राप्त होगा और जो दूसरा भाग होगा वो अम्ल से प्राप्त होगा हमको। यदि इसमें कोई पूछे कि कहां से आया, तो Na हमेशा Na कहां से, क्षार से आता है। Na की जगह कोई दूसरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ किस तरीके का क्षार उपयोग किया गया है, यहाँ किस तरीके का अम्ल का उपयोग किया गया है। अम्ल में तो H होता ही है, क्षार में OH होता है, लेकिन ये बदल जाते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। लवण के नाम में दो भाग होते हैं, पहला भाग क्षार से प्राप्त होता है, दूसरा भाग अम्ल से प्राप्त होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में प्रथम जो क्षार है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला है Na, एवं द्वितीय अम्ल जो है नाम, ये Cl कहां से प्राप्त हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ लवण के बारे में संक्षिप्त जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लवणों का pH। इसके पहले हम लोग बात किए हैं कि अम्ल का pH क्या होता है, क्षार का क्या pH होता है। अम्ल 7 से नीचे, क्षार 7 से ऊपर इनका pH मान होता है। 7 से 14 तक क्षार का, और इधर 7 से नीचे 0 तक अम्लों का होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि लवणों का भी pH होता है, लवणों का भी pH मान होता है, लेकिन क्या होता होगा, क्या ये उदासीन होते हैं? अम्ल तो अम्लीय हो गए, क्षार क्षारीय हो गए, तो क्या लवण उदासीन होते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लवणों का भी एक pH मान होता है। लवण भी उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं एवं क्षारीय होते हैं। लेकिन इसका हम पता कैसे करें कि क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। लवणों का निर्माण अम्ल एवं क्षार के मध्य क्रिया से होता है, ये हम लोग जानते हैं। लवणों के जो जलीय विलयन है
उदासीन, अम्लीय एवं क्षारीय होते हैं। जिस तरीके से हम लोग अम्ल एवं क्षार को जो उनसे आयन निकलते हैं वो जल के साथ निकलते हैं, जल के साथ अपक्रिया के बाद निकलते हैं, उसी तरीके से लवणों का भी पीएच मान यदि हमको ज्ञात करना है तो ये कब इनका क्या होगा, ये जल के साथ अभिक्रिया इनका कराना पड़ेगा, जल में इनको घोलना पड़ेगा। जल में घोलने के बाद जो हमको जलीय विलयन प्राप्त होता है उसी के आधार पर, जो लवणों का जो विलयन प्राप्त होता है उसी के आधार पर हम इनको बता सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये अम्लीय हैं कि क्षारीय हैं या उदासीन हैं। जैसे NaCl विलयन जो है उसका pH 7 होता है। यदि NaCl का pH 7 है इसका मतलब क्या हुआ, 7 उदासीन होता है, मतलब NaCl का जो जलीय विलयन है ये उदासीन होता है, यह इसका pH 7 होता है। NH4Cl इसका pH 6 होता है, मतलब 7 से नीचे है अर्थात अम्लीय होता है। Na2CO3 इसका विलयन का pH जो होता है 9 होता है अर्थात 7 से ऊपर है, क्षारीय होता है। तो लवणों के विलयन की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति को लवण जल अपघटन के आधार पर समझाया जा सकता है। किस आधार पर, लवण जल अपघटन के आधार पर समझाया जा सकता है। मतलब जो लवण होते हैं उनका pH कैसा होगा, कितना होगा, ये किसके आधार पर हम समझा सकते हैं, लवण जल अपघटन के आधार पर समझा सकते हैं। अब जानते हैं कि लवण जल अपघटन क्या है। बहुत सरल है, कुछ नहीं है, जल के साथ अपक्रिया करते हैं और जल के साथ अपक्रिया करके चलिए देखें, लवण जल अपघटन मतलब वह प्रक्रिया जिसमें किसी लवण के धनायन या ऋणायन, हमको पता है कि जो लवण है उसमें धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन कहाँ से आता है, ऋणायन कहाँ से आता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो धनायन या ऋणायन जल से अभिक्रिया करके अम्लीय या क्षारीय विलयन उत्पन्न करते हैं। जल से अभिक्रिया करके अम्लीय या क्षारीय विलयन उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए लवण है Ba, जल के साथ अपक्रिया हुई H2O के साथ, तो क्या बनेगा, देखिए ये जो है ये A लवण का, ये H+, अम्ल में हमको पता है कि H+ होता है, ये H2O जो है ये किस में वियोजित होगा, H+ और OH- में होता है। तो अब किसके साथ, ये H+ और OH हुआ। अब यहाँ क्या क्या है, B है और A है, मतलब ये लवण है। लवण में 2 भाग होते हैं, आपको पता है, पहला क्षार से आता है, दूसरा अम्ल से आता है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो होगा ये पहला यहाँ ये B और दूसरा A। अब यहाँ देखिए H+, ये जो H+ है ये किसके साथ संयोग करता है, A के साथ संयोग किया, ये तो अम्ल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, अम्ल का। और जो ये OH है ये B के साथ संयोग करता है और B के साथ संयोग करके क्या बना देता है, ये क्षार बना देता है। हमको पता है कि लवण का जो पहला नाम होता है वो क्षार से शुरू होता है A का, और जो दूसरा नाम है वो अम्ल से शुरू होता है। तो ये अम्ल बना देंगे H+ और ये दूसरा वाला भाग और ये B और OH। इस तरीके से मतलब ये कहा जाए कि जब लवण को जल में घोला जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है और अपघटन होने के बाद ये अम्ल एवं क्षार का निर्माण होता है। अब इतना निर्माण हो गया, अम्ल और क्षार दोनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका pH क्या है, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। निर्माण दोनों हो रहा है, अम्ल का भी निर्माण हो रहा है, क्षार का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन pH किस आधार पर डिसाइड होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये कंडीशन है, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण हैं तो उनका pH मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। यहाँ ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो लवण बना है वो किससे मिलकर बना है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार है या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है। तो ये जो कंडीशन है इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे प्रबल अम्ल HCl है और प्रबल क्षार NaOH है, तो जब प्रबल और प्रबल दोनों रहते हैं, मतलब HCl भी प्रबल है और NaOH भी प्रबल है, तो इन दोनों के मध्य क्रिया से NaCl का निर्माण होता है और ये जो लवण होता है इस प्रकार का इनका जो जलीय विलयन होता है यह उदासीन होता है। जो NaCl लवण है इसको जब जल में घोला जाता है तो इनसे जो विलयन तैयार होता है वो उदासीन होता है,
मतलब NaCl प्लस H2O इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो बनेगा क्या, NaOH और HCl का निर्माण होगा। मतलब जिससे मिलकर ये बने थे तो NaOH और HCl का निर्माण होगा। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्रबल हैं, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है, इसलिए इनका जो जलीय विलयन है ये न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है। क्योंकि ये दोनों प्रबल हैं इसलिए इनका विलयन उदासीन होता है। इन दोनों में से किसी भी विलयन की मतलब ना तो इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होती है ना हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, इसलिए यह विलयन जो होता है इनमें दोनों की सांद्रता बराबर होती है, इसलिए यह उदासीन होते हैं। तो पहला प्रबल प्रबल यदि दोनों है तो विलयन जो है उदासीन होगा और इसका पीएच मान 7 होगा। आगे देखें। अब देखते हैं दूसरा, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक से बने लवण के पीएच का मान क्या होता है, 7 से कम होता है, अर्थात ये अम्लीय होते हैं। कौन कौन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। कुल 3 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन हम लोग देख चुके हैं, प्रबल प्रबल दोनों रहते हैं। अब यहाँ क्या है, प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा। तो यहाँ हम लोग ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो प्रबल होगा उसी के गुण दिखाई देंगे, बस सीधी सी बात है, जो प्रबल है उसी के गुण दिखाई देंगे। यदि प्रबल अम्ल है तो वो अम्लीय होगा और यदि प्रबल क्षार है तो वह क्षारीय होगा। तो चलिए देखें कैसे। प्रबल अम्ल HCl और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार NH4OH के मध्य जब अभिक्रिया होती है, प्रबल अम्ल HCl है और दुर्बल क्षार NH4OH के मध्य अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, NH4Cl बनता है। हमको पता है कि पहला नाम क्षार से आएगा तो यहाँ से NH4 हो गया और यहाँ से Cl हो गया, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, इस लवण का निर्माण हुआ। और जब इस लवण को जल में घोला जाता है तो जल अपघटन के कारण जिससे मिलकर बना था वही यहाँ फिर बन जाएगा। जल अपघटन होगा तो क्या मिलेगा हमको, दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल HCl प्राप्त होता है। देखिए NH4Cl जो लवण था उसको जल में घोला गया तो यहाँ ये दोनों तरफ अभिक्रियाएं होती हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये इस तरीके से ये दोनों तरफ अभिक्रिया हो रही है और यहाँ हो रहा है हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन की क्रिया, इसको आप लिख लेंगे। तो NH4Cl और H2O दोनों मिले और NH4OH और HCl का निर्माण हुआ। अब यहाँ आप लोग देखिएगा कि यहाँ प्रबल अम्ल ये अम्लीय क्यों होगा, भाई दोनों निकल रहे हैं, अम्ल भी निकल रहा है और क्षार भी निकल रहा है, तो प्रबल क्यों होगा ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ प्रबल अम्ल जो होता है HCl ये पूरी तरीके से आयनित हो जाएगा। किस तरीके, पूरी तरीके से आयनित हो जाएगा। और जब पूरी तरीके से आयनित होगा तो हमको पता है अम्ल कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है H+ एक्वस। तो यह अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं तो इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और जो NH4OH जो दुर्बल क्षार है, यह NH4OH दुर्बल क्षार आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं क्योंकि ये दुर्बल क्षार है, तो ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे। तो जब पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे तो इनमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है, OH- आयन है, उसकी मात्रा होगी कम। अब यदि दोनों को तुलनात्मक रूप से देखें तो ये कम आयनित हुआ, इसलिए इसमें OH- आयन की मात्रा कम है, सांद्रता कम है। और HCl में ये जो H+ है इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो निश्चित रूप से जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उसी का प्रभाव दिखेगा। इसलिए यहाँ पर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण यह अम्लीय होता है और इसकी सांद्रता कम होने के कारण इसके गुण नहीं दिखाई देते, कम रहते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सांद्रता किसकी ज्यादा होती है, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी। जैसे अम्ल और क्षार की बात करते हैं तो अम्ल में H+ की सांद्रता ज्यादा होती है, OH- रहते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है, उनकी सांद्रता कम होती है। तो यहाँ सांद्रता H+ की ज्यादा है, OH- की कम है, इसलिए यह अम्लीय होता है। चलिए आगे देखें। तीसरी कंडीशन अब है दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के मध्य, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के मध्य। इसके पहले हमने देखा कि दोनों प्रबल हैं, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो क्या होगा। इसके पहले सेकंड नंबर में हमने देखा कि उसमें क्या होगा, ये थर्ड नंबर है, उसमें क्या हुआ था, उसमें दुर्बल क्षार था और प्रबल अम्ल था। अब यहाँ देखिए दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, तो निश्चित है कि जो दुर्बल है उसके लक्षण यहाँ ये नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इसके आयन की मात्रा कम होगी, ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होगा। ये जो प्रबल है ये पूरी तरीके से आयनित होगा। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए
इन दोनों से बने लवण का पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल जो है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल कहलाता है एवं प्रबल क्षार NaOH के मध्य अभिक्रिया से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लवण का निर्माण होता है। इन दोनों के मध्य अभिक्रिया से सोडियम कार्बोनेट लवण का निर्माण होता है एवं इस लवण को जब जल में घोला जाता है तो जल अपघटन के कारण प्रबल क्षार NaOH मतलब जिससे मिलकर बना था प्रबल क्षार NaOH और दुर्बल अम्ल H2CO3 प्राप्त होता है हमको। अब देखिए कैसे Na2CO3 इसके साथ और ये अभिक्रिया हुई और यहाँ ये पहला नाम यहाँ ये आ गया किससे, क्षार से आ गया। ये हमको पता है, ये यहाँ हमने देखा था इसके बारे में। अब देखिए बनेगा क्या, यहाँ NaOH बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3। तो ये NaOH क्या है, NaOH यहाँ भी ये वही क्रिया होगी, इसी तरीके से ये इस तरीके से क्रिया होगी और यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये इसका होता है जलीय अपघटन। इसका क्या होता है, जलीय अपघटन होता है। ये यहाँ लिख देंगे आप, जलीय अपघटन। तो सोडियम कार्बोनेट और जो लवण बना था वो जब जल के साथ इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हुआ। यहाँ जो है प्रबल क्षार कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यह पूरी तरीके से आयनित हो जाता है। पूरी तरीके से आयनित होने के कारण अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं ये, क्योंकि पूरी तरीके से आयनित हो रहा है। जबकि जो दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल है यह पूरी तरीके से आयनित नहीं हो रहा है, आंशिक रूप से आयनित हो रहा है। तो आंशिक रूप से आयनित होने के कारण इनमें जो OH- आयन की सांद्रता है वो कम होगी। इस पूरे विलयन की बात किया जाए, इस लवण के विलयन की बात किया जाए करें तो यहाँ हमको किसकी सांद्रता ज्यादा मिलेगी, यहाँ हमको OH- की सांद्रता ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनित हो गए हैं। और यहाँ हमको हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम मिलेगी क्योंकि ये पूरी तरीके से आयनित नहीं हुए हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो दोनों में से हमको सबसे ज्यादा जो सांद्रता मिलेगी वो किसकी मिलेगी, OH- आयन की मिलेगी। और OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होने की वजह से ये क्षारीय होते हैं। इसलिए ये जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण हैं इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आपके समझ में आया होगा। एक बार रिकैप करते हैं, लवण क्या होते हैं। तो लवण अम्ल एवं क्षार की क्रिया से बनते हैं। इसके अलावा इनका जो पीएच मान होता है 3 तरीके से हम इनका पीएच मान बता सकते हैं कि किस तरीके से वो मतलब किन किन अम्लों से, दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल में से किस अम्ल से मिलकर वो बना है, तो उनके आधार पर इनके पीएच मान निर्धारित होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।